हेलो फ्रेंड्स, दिल से दिल्ली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं लक्ष्मी सिंह, दिल से दिल्ली पॉडकास्ट की होस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं दुबई की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर एंड आकाशिक रीडर नेहा अग्रवाल जी। तो वेलकम नेहा हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच लक्ष्मी फॉर इनवाइटिंग मी इन दिल से दिल्ली। नेहा, आप दुबई में रहती हैं। दुबई में तो बहुत अलग अलग कंट्री के लोग रहते हैं, आपसे उनको परामर्श लेने का मौका मिलता है। तो आपको क्या लगता है ज़्यादातर किस तरह की समस्याएं लेके लोग आपके पास आते हैं? देखिए, दुबई में डेफिनेटली बहुत तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के रहते हैं। और वैसे भी मेरे क्लाइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। तो जितना हम जानते हैं और हमने ऑब्जर्व किया है और जितना भी हम देखते हैं, सिर्फ 3 एरियाज़ में ही सारी दुनिया को प्रॉब्लम है। जितने इंसान हैं, 3 एरियाज़ के अलावा कहीं कोई प्रॉब्लम इससे बाहर फॉल नहीं होती है। पहली फाइनेंशियल, दूसरी हेल्थ एंड थर्ड रिलेशनशिप्स। तो यही मोस्टली सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। अब इसमें एज ग्रुप के हिसाब से प्रॉब्लम डिवाइड होती है। जैसे यंगस्टर्स हैं, उनकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। फाइनेंशियल, एक मिड एज को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उससे बड़ी एज को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये कॉमनली होती है, बाकी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड में किस तरह से आप उनके फाइल्स खोलती हैं? जो कहते हैं कि उनके पास्ट लाइफ में जाके फाइल्स खुलाया था, कैसे करती हैं? देखिए, हर किसी सोल का एक रिकॉर्ड होता है जो कि कहीं ना कहीं सेव होता है भगवान के पास में। तो जब हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करते हैं तो हमें कहा जाता है कि उस सोल का पास्ट क्या रहा, उसमें हम एवरीथिंग वी कैन नॉट एक्सेस, बट जो भी सोल, जो भी इंसान हमारे पास जो प्रॉब्लम लेके आता है, हम उससे एंजल से प्रार्थना करके उसी की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम इसको क्यों हुई है। एंजल्स भी हमें वही सपोर्ट करते हैं। देखिए, भगवान हमें यहाँ सपोर्ट करने के लिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव एंड मूव ऑन फ्रॉम दिस लाइफ एंड वी कैन बी बेटर पर्सन, बेटर वर्जन। भगवान भी यही चाहते हैं। तो वो हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है प्रेजेंट में, उसको दिखाते हैं कि तुमने ऐसा किया था इसलिए प्रॉब्लम है। तो बीइंग एन आकाशिक रीडर, वी गेट टू सी दैट प्रॉब्लम सो दैट वी कैन टेल दैट पर्सन, और उस पर्सन को अपनी कॉज ऑफ प्रॉब्लम पता चले एंड देन ही कैन इम्प्रूव दैट problem. So that is how we are able to see with the permission of that person and the help of the angels. ऐसा कहता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हर कोई नहीं पढ़ सकता, उसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक, आपको बहुत एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो आप ये बताइए, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में आ गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि कैसे पहचान करें कि रियल आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हैं? देखिए, पहचानना तो इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप जानते हो। लेकिन एक बात है, इंट्यूशन। इंट्यूशन भगवान ने सभी को दिया है। तो जो इंसान अपने इंट्यूशन में टैप कर सकता है वो रीडिंग भी कर सकता है। बट इसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू डू रेगुलर मेडिटेशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू टैप इनटू योरसेल्फ। अब मान लीजिए एक इंसान है, उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, तो वो कैसे किसी और को ऑब्जर्व कर पाएगा? इसके लिए यू नीड टू बी रियली फ्री फ्रॉम द माइंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पानी है, ओशियंस में वेव्स आती रहेंगी, तो आपको क्या अपना चेहरा उसमें दिख सकता है? नहीं। पर वो पानी जब स्टिल हो जाएगा तो यू कैन सी योर फेस इन दैट। तो सेम वे इज द माइंड। माइंड में जब तक थॉट्स की वेव्स चलती रहेंगी, यू कैन नॉट सी योर सेल्फ। और माइंड जब जीरो पे आएगा, लाइक अ मेडिटेशन, देन यू कैन सी योर सेल्फ। सो पीपल हु आर रेगुलरली मेडिटेटिंग and free from all the agitations, they are the good readers, that they can definitely see for you if they are practicing it and tell you. And of course you should have faith in the God. As I told you, God is here to help us. Why not? He will show. It's a very simple help, I will say. Don't make it a hype which people have made it. So it's very simple. God wants to help you. Akashic record reader is helping you to resolve your current issue, why it is with you. जब आप किसी का आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हो तो आपको उसकी तस्वीरें, आवाज़ या किसी तरह का एहसास होता है? हाँ, ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। कभी कभी ये एहसास होता है, कभी आपको सुनाई देता है, कभी ड्रीम्स में आता है। दिस डिपेंड्स हाउ द सोल्स और द एंजल्स वांट्स टू गिव यू द मैसेज। दिमाग में पिक्चर्स आती हैं, सो इट इज ऑल हाउ दे आर फ्लोइंग थ्रू यू द नॉलेज। तो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताइए, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो। देखिए, जनरली मैं आकाशिक रीडिंग उन्हीं लोगों की करी है जिन लोगों के साथ में कोई करंट लाइफ में प्रॉब्लम है। जैसे कई लोगों के फाइनेंशियल एंड पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं कि बार बार लॉस ही हुए जा रहा है, या बार बार कुछ ऐसा हो रहा है जो कि रुकता ही नहीं है, कंटिन्यूअस। बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं। हाँ, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, रिलेशनशिप ब्रेक हो रही है, बहुत सारी चीजें होती
होती हैं, तो ये सब हमारी किसी ना किसी कारण से रिलेटेड होती है। आपने भी कुछ ऐसा किया होता है पास्ट लाइफ में, तो इसीलिए हम उनके आकाशिक रिकॉर्ड खोलते हैं और देखते हैं, उनको बता देते हैं, तो वो मिस्टेक सुधार भी लेते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज ऑल्सो, लाइक फॉरगिवनेस प्रेयर। जब भी आप माफी प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो आप उस कर्मा को रिजॉल्व करते हैं, दैट यू प्रॉमिस नॉट टू डू दैट मिस्टेक अगेन। सो बट एक बार ऐसा हुआ था, मैंने एक रीडिंग करी आकाशिक, जिसमें एक सडन डेथ एक्सीडेंट हो गई थी चाइल्ड की, 14 ईयर्स ओल्ड बच्चे की। सो हिज पेरेंट्स वांट्स टू डू द रीडिंग फॉर द चाइल्ड, बिकॉज वो अनकही सी बातें रह जाती है, बच्चा चला गया अचानक से, कुछ बातें नहीं करी, तो दैट पर्सन वाज नोन टू मी। सो हिज सन ऑल्सो, जो चला गया 14 ईयर्स का, वो जानता था मुझे। तो बार बार मुझे फीलिंग आ रहा था दैट ही वांट्स टू कम्युनिकेट टू मी एंड पास द मैसेजेस टू द पेरेंट्स, and since I know them, they were in so much grief, I couldn't communicate that to the parent. But then I just prayed for them. So parent, he came to me and asked me to do the akashic reading, and they want to know the messages. So when I did the reading and the child passed on the message कि वो बहुत ज्यादा खुद ग्रीफ में था, अदरवाइज वो रिलीज ही नहीं हो पाती सोल। वो खुद बहुत गिल्ट में था कि मैं पेरेंट्स को बिना बताए चला गया, सो दैट आई मेट विद एन एक्सीडेंट एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड ही वाज सेइंग ऑल दोस थिंग्स, बट देन हिज पेरेंट्स आल्सो एक्सेप्टेड इट completely by heart and ठीक है, जो हुआ हुआ, अभी नहीं होगा, मतलब दोनों ने काफी मैसेजेस को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस जहाँ पे आ जाती है तो दोनों सोल थोड़ा रिलीज हो जाती है। देखिए, दुख तो अपनी जगह रहेगा जो चला गया, बट एक एक्सेप्टेंस भी होती है। अगर आप ना क्वेश्चन ही लगा देते हो क्यों क्यों क्यों, तो वो रिलीज नहीं हो पाता। बट एक्सेप्टेंस जहाँ हो गई, चलो हुआ, और एक सोल ने बोला मैंने गलती करी, मैं बिना बताए गया, और एक पेरेंट ने बोला कि ठीक है, बट अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। बट एक्सेप्टेंस से भी काफी रिलीज होता है। लाइफ सिचुएशन से भी हम अगर एक्सेप्ट नहीं करते, वहीं तो प्रॉब्लम आती है। अगर हम हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे एक्सेप्टेंस अगर हम करते नहीं लाइफ में, तो प्रॉब्लम होती है। मेरा ये मानना है कि इस लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी हम कंप्लेन करें। दिस लाइफ इज सो ब्यूटीफुल अगर हम इसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज एक्सेप्टिंग योर लाइफ एज वॉट इट इज एक्सेप्टिंग वॉट गॉड हैज गिवन यू। अगर आप इसको ही एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि भगवान ने आपको क्या दिया है, तभी आपकी कंप्लेन्स चालू हो जाती है। पर मेरा मानना है कि देयर इज नथिंग इन दिस लाइफ यू कैन कंप्लेन अबाउट। दिस लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड टू बी लिव्ड फुल्ली, बिकॉज जो हमें सिचुएशंस मिली है, या तो हमारे ही किसी कर्मा की वजह से मिली है, और हम डेफिनेटली उसको रिमूव कर सकते हैं बाय बीइंग वेरी काइंड, कंपैशनेट, सेवा करके और प्रार्थना करके। लेकिन कंप्लेन करके हम कुछ खत्म नहीं कर सकते। हमें हर चीज सबसे पहले स्वीकार कर लेनी चाहिए कि जो भगवान ने दिया है वो अच्छा दिया है, और उसके बाद हम देखेंगे कि लाइफ कैसे हमारे फेवर में काम करती है। द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट ग्रेटफुल, वी आर ऑलवेज इन कंप्लेनिंग मोड, तो नथिंग कैन इम्प्रूव, बिकॉज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी कैरीज फ्रॉम द ग्रेटिट्यूड। This is the highest frequency. If you are in gratitude, you are ready to see the miracles in life. And when miracles happens in life, you feel on the top of the world. Because क्या होता है ना, जब हम grateful में रहते हैं ना, हम top of the energies में रहते हैं, और हम जैसी energies में रहते हैं वैसी एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब हम ग्रेटफुलनेस की एनर्जी, टॉप एनर्जी में रहते हैं, तो डिवाइन एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती है, तो वी विल बी ऑलवेज हैप्पी एंड एंथुजियास्टिक। ग्रैटिट्यूड जो ये देने का कोई तरीका या कोई टाइम कुछ ऐसा है, या कभी भी आप जस्ट यू कैन बी ग्रेटफुल। अगर आपके पास रहने को घर है, आपको टाइम पे लंच मिल जाता है, ब्रेकफास्ट मिल जाता है, आप एक नॉर्मल तरीके से चल पाते हैं, वॉक कर पाते हैं, बिकॉज यू सी आई हैव सीन पीपल हु कांट इवन वॉक प्रॉपरली। सो यू कैन बी ग्रेटफुल। If you have family, you can be grateful. कैसी भी हो family, but you have a family. People are alone in depression. You can be grateful. If you have work, अच्छा paying है नहीं है, but you have work, you can be busy. खाली लोगों को देखो, they are depressed. So you can be grateful. Every little thing के लिए you can be grateful. देखो, इससे एक बात है, एक बड़ी अच्छी सी एक बात है, that to the degree you are awake, everything brings you the knowledge. Even an ant can teach you something. But if you are not awake, if you are not aware, then even the most powerful knowledge is burden to you. So, the more you are awake, the more knowledge will be open to you. आप गुरुजी की शिष्य हैं, तो गुरुजी के, जब से गुरुजी के लाइफ में आप आए,
गुरु जी की ब्लेसिंग मिली तो कुछ क्या चेंज आया आपके लाइफ में? बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है। जब से मुझे गुरुजी मिले हैं मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। आई स्टार्टेड टू सी हैप्पीनेस इन एवरी लिटिल थिंग, एवरीथिंग अराउंड मी। और मुझे हर चीज ऐसे ही लगती है कि ये तो भगवान ने ही दी है, तो अगर वो मेरे से एडवर्स भी है तो स्टिल आई फील ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। और मैं उसका रिजल्ट देख भी लेती हूँ कि मेरे मन का होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं कहते हैं ना कि मन का है तो ठीक है, मन का नहीं है तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात। हाँ, तो बिल्कुल मैं उसी में बिलीव करती हूँ। मेरे मन का हो जाता तो ठीक है और मैं समी रहती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अच्छा चलो भगवान ने ही किया है ना, किसी रीजन से नहीं किया होगा, इट इज फाइन। तो मुझे गुरुजी के आने के बाद तो लाइफ में मतलब इट इज जस्ट कनेक्शन विद द डिवाइन, ये समझ लीजिए। तो डिवाइन को कैसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि गुरु जी से जब आप मिलते हैं उनकी एक अलग ही एनर्जी है यस जो आप फील करते हो। और गुरु जी से मुझे भी एक बार मिलने का मौका मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली थी। मैं देखी थी पूरे हॉल में लोग थे, करीब मतलब ये बहुत पुरानी बात है, 10 to 12 years बैक। सबके सब इतने मुग्ध हो गए थे कि सबके आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जब गुरु जी ने मेडिटेशन करवाया तो उसके थ्रू मुझे लगा कि हाँ ऐसी कुछ एनर्जी है जो आप फील करते हो, जो ज्यादातर लोगों को फील नहीं होता। देखो आंसू तब निकलते हैं, ऐसे कहते हैं, जब आपका कोई बहुत प्यारा आपके पास होता है, लाइक योर मदर, एंड यू आर मीटिंग हर आफ्टर लॉन्ग टाइम, यू विल हैव टीयर्स, बिकॉज आपके हार्ट में कुछ नोट्स होते हैं, वो खुल जाती है, कुछ गांठें होती है, गुरुदेव कहते हैं आपके हार्ट चक्रा में। जब आप किसी अपने से मिलते हो जो आपका बहुत हित चाहता है, बहुत अपना है, तो वो गांठें खुल जाती हैं आपके हृदय से, और फिर जब वो गांठें खुलती है तो आंसू आने लगते हैं। तो दैट्स व्हाई व्हेन वी मीट आवर गुरु द टीयर्स फ्लो नेचुरली, बिकॉज उसके थ्रू वो सारी गांठें खुल जाती हैं। कई बार आप देखिए भगवान की पूजा भी कर रहे हो ना, तो आपको अचानक आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, और उसके बाद फिर आप बहुत खुद को हल्का महसूस करते हैं। यस, वही बात मैंने आपको बोली कि एनर्जी है। अगर आप हमेशा डिप्रेशन, कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे तो आप लोअर एनर्जी में चले जाते हैं। लोअर एनर्जी में आपको लोअर सोल से कनेक्ट हो जाती हैं, तो यू आर ऑलवेज फीलिंग नहीं क्या है, चलो इसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। बट जब आप हायर एनर्जी में रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं डिवाइन से, तो ऑटोमेटिकली वो हायर एनर्जी अपने आप कनेक्ट होती है। देखो वाइब्रेशंस मैच करनी चाहिए, वहीं कनेक्शन होता है। जैसे रेडियो का होता है, वहां जहाँ मैच करता है वो पकड़ लेता है। तो जब आपका कनेक्शन, आप खुद के एनर्जी को आप रखते हो बाय बीइंग ग्रेटिट्यूड इन पॉजिटिव वेज, तो आपको डिवाइन एनर्जी कैच कर लेती है। देन आप कभी ये नहीं बोलोगे मैं नहीं करूंगा नहीं। कुछ लोग होते हैं उनको कुछ नहीं करना, अरे इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, बस बैठे बैठे कमियां निकालते हैं। बट आप बच्चे को देखो, वो छोटी छोटी चीज भी बार बार करता है। चींटी को देखो, वो बार बार चढ़ती है, उसको गिराओ। तो ये डिवाइन एनर्जी का साइन है। बच्चे को कभी होता है, बोलता है बच्चा मैं नहीं करूंगा, उसको 10 बार बोलो, वो 10 बार कर लेगा। सो यू शुड बी चाइल्ड लाइक। मैं चाइल्डिश होने नहीं बोल रही हूँ, बट यू शुड बी चाइल्ड लाइक। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम अ चाइल्ड, ही इज सो नेचुरल। आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हैं, तो ये किस तरह से, ये प्रक्रिया किस तरह से होती है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वही अगेन सेम बात है कि अगर कोई को प्रॉब्लम है इस लाइफ में, कई लोग बोलते हैं हमें ऐसा क्या कर दिया था पास्ट लाइफ में कि हमें इस लाइफ में चैन से रहना ही नहीं हो रहा है। तो जो भी वो प्रॉब्लम लेके आते हैं उसी के हिसाब से हम उनको पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। इट इज अगेन द स्टेट ऑफ शटिंग ऑफ द लॉजिकल माइंड एंड टेकिंग ऑफ। जब आप लॉजिकल माइंड शट कर देते हो, देन ओनली यू कैन गो इन द पास्ट एंड सी योर पास्ट। सो वही बात है कि आप हिप्नोसिस के थ्रू, और भी कई तरीके हैं उनके थ्रू आप उनको पास्ट में ले जाके दिखा सकते हो। वट एवर दे विल, तो ये वो खुद फील करते हैं। यस, दे विल फील, और जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही वो देखेंगे। देखिए आपने इतनी लाइफ यहाँ पे जी है, हर चीज आप नहीं देख सकते, बट आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाती है। आप कुछ ऐसा जरूर देख लेते हो जिससे कि आपकी करंट लाइफ की प्रॉब्लम फिनिश हो जाती है, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो ऐसा कोई चौंकाने वाला कोई ऐसा केस आया हो? शॉर्ट में बताऊं तो एक बहू थी, वो आई, वो बोलती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे इन लॉज से, हस्बैंड से, सब मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो जब उसको पास्ट लाइफ में ले गए तो उसने देखा कि वो पिछले जन्म में एक डाकू थी और उसने इन सबको लूटा था मिलके। तो वही सब लोग अब दुख हुआ, उनके जिंदगी भर की कमाई लूट गई, तो वो सब लोग अब मिलके और इसके ननद बन गए, एक सास बन गए, एक पति बन गया। इसको ताने देते, सताते, दिल, मन का दुख, क्योंकि जब आप मन का दुख किसी को दोगे तो आपको मन का दुख मिलेगा। आप जैसा दुख जिसको देते हो, जो बीज आप बोते हो, वही पेड़ बन के आपके सामने खड़ा हो जाता है। तो मन का दुख इसको मिल रहा है।
तो फिर इसको पता लगा, तो रेमेडी भी साथ में पता लगती है। भगवान बहुत दयालु है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि रेमेडी भी देते हैं। तो जैसे वो करवा के फिर घर गई अपने, तो तब से वो सबके ताने सहन करके चुप रहती, फिर भी सेवा करती रहती। यही रेमेडी थी कि सेवा करते रहो, वो अपने आप शांत होंगे। तो वो सेवा करती रहती, और पहले दुखी होती थी, रिबेलियस होती थी, अभी वो पता लग गया तो शांत हो गई। तो उसके बाद वो भी बिल्कुल ठीक हो गए। 3 से 6 महीने में सब घर वालों ने ताना देना बंद कर दिया, बिकॉज वो जब भी लोग ताना देते उसको दुख होता कि ये तो मेरा ही गलती है। तो वो सब लोग, अब सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई है कि शी इज वेरी हैप्पी। तो मैं सभी को इसमें ये भी बोलना चाहूंगी कि हर किसी को पास्ट लाइफ कराने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी सिचुएशन है आप उसको एक्सेप्ट कर लो ना, कि ठीक है आप क्यों रिबेलियस होते हो, ये मुझे ऐसे बोलता है। अरे बोलता है तो क्या पता तुमने क्या किया था उसका पास्ट में, कोई तो कारण है जो वैसे बोलता है। तो यू शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड वट एवर सिचुएशन यू हैव, और आपको अपनी ड्यूटीज करते रहना चाहिए। जो भी आपकी ड्यूटीज मिली एज अ वाइफ, एज अ बहू, एज अ हस्बैंड, यू शुड कंटिन्यू टू डू दोज ड्यूटीज एंड यू शुड एक्सेप्ट योर सिचुएशन। आजकल यही प्रॉब्लम है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं। अब मैं इसी एग्जाम्पल के माध्यम से ही बोलना चाहती हूँ, जो भी आपको सिचुएशन मिली है उसके पीछे देर इज अ रीजन, एक्सेप्ट इट एंड कंटिन्यू टू डू योर ड्यूटीज एंड यू विल हैव द बेस्ट रिजल्ट। अगर हर आदमी एक्सेप्ट कर ले तो घर घर में लड़ाइयाँ बंद हो जाए। बिल्कुल बंद हो जाएंगी, और साथ में अपनी ड्यूटीज सब करते रहेंगे तो लाइफ भी स्मूथली चलती रहेगी सबकी। और साथ में आपका जो कर्मा है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो जाएगा, और आपकी लाइफ और संवर जाएगी। यहाँ तो आप और क्रिएट कर लेते हो प्रॉब्लम, मुझे ऐसा क्यों मिला, मुझे वैसा क्यों मिला। तुम्हें क्या पता तुमने क्या किया था जो तुम्हें ऐसा मिला। मैंने देखा है कई लोगों को कपल्स के टेस्ट नहीं मिलते। जैसे उसको अगर पुराने गाने पसंद है तो इसको नए गाने पसंद है, बहुत सारी चीजें। किसी को घूमना पसंद है तो किसी को बुक्स पढ़ना पसंद है, लेकिन उनकी कुंडली में 36 के 36 गुण मिले थे। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जबकि दोनों कपल है, दोनों साथ रह रहे हैं, दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इसके लिए क्या क्या आप बताना चाहोगे, इसमें किस तरह की कुछ पूर्व जन्म की चीजें हैं, क्या है? हाँ देखो, हर रिश्ता किसी ना किसी पूर्व जन्म के चीजों से ही जुड़ता है, जो भी आपने कर्मा किया है। तभी एक हस्बैंड है, वाइफ है, उसको अपनी ड्यूटीज करनी ही चाहिए। अगर आप ड्यूटीज नहीं करोगे, आप सोचोगे नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हुई, तो मैं बता देती हूँ किसी भी रिश्ते में 100% परफेक्शन नहीं है। चाहे वो माँ बेटे का हो, माँ बेटी का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, सास ससुर का हो, किसी का भी हो, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। पर हमें छोटी छोटी चीजें परफेक्ट करके उस रिश्ते को मीठा बना लेना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता हमारे ही कर्मों से मिला होता है। हम इतनी सी ही बात समझ जाएं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन हमें लगता है कि हमें ऐसा मिल गया, उसको ऐसा नहीं मिला था, तो आपने अच्छा कर्म नहीं किया होगा, उसने किया होगा। आपको अभी दिखाएं तो पूरा चिट्ठा खुल जाएगा पिछले जन्म का, लेकिन आप उसको खोले बिना ही एक्सेप्ट कर लो बाई ट्रस्टिंग इन द गॉड, कि अगर भगवान ने कोई चीज हमें दी है। आप सब लोग बातें तो करते हैं कि हम ट्रस्ट करते हैं, पर सच में ट्रस्ट करते होते तो ये सारी सिचुएशन स्वीकार कर रहे होते कि हमें भगवान ने ये जो फ्रेम दिया है जिंदगी का, एक शरीर दिया है, उसके बाद ये रिश्ते दिए हैं, तो ये किसी ना किसी कारण से है। अब आप उनको दिल से निभाइए, 100% दीजिए अपनी ड्यूटीज में, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, और उसके बाद में आप देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है। लेकिन ये निभाने वाले ही कम है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, एक हस्बैंड थे, वो उनकी वाइफ उनसे ठीक से बात नहीं कर रही थी, या वो उसकी बात को समझ नहीं पा रहे थे जो वो कहना चाह रही थी कि मैं ये चाहती हूँ। तो उन्होंने उसको पैसे देना बंद कर दिया, बच्चे की फीस देना बंद कर दिया, फाइनेंशियली उसको ब्रेक करना शुरू किया। वो कुछ नहीं बोली, वो चुप रही, बट शी आस्क्ड कि मेरे को दो बेसिक तो दो, पर उसने बेसिक भी नहीं दिया। तो क्या हुआ, वो हस्बैंड उसकी बैकबोन थे, घर की बैकबोन थे ना वो, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर आगे जो हुआ, वो बैकबोन थे, ही वाज रनिंग दी हाउस, ही यूज्ड टू गिव फीस एंड बेसिक्स फॉर द थिंग, वो कुछ नहीं दिया। तो तुरंत 1-2 महीने जब वाइफ चुप रही, जो हमारे कई संत भी कहते हैं अगर आप चुप रहते हो तो दंड बहुत ज्यादा मिलता है सामने वाले को, तो सामने वाला बेड रेस्ट पे चला गया और बैकबोन में ही प्रॉब्लम आ गई। सामने वाले को पूरा बैकबोन हॉस्पिटलाइज हो गया 1 मंथ से, और मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ। तब उसको रियलाइज हुआ, अरे मैं तो सबका घर चला रहा था, मेरे फादर को, मदर को और वाइफ को तो दे नहीं रहा था अभी, बट उन सबका अब क्या होगा, मुझे कौन सपोर्ट करेगा। शायद उसको अपने पार्टनर की याद आई कि वही एक पर्सन है, एक एज के हिसाब से देखे तो फादर तो चला नहीं सकते उसका खर्चा, तो और या उसको फिजिकल नीड भी है कोई, उसके बेड रेस्ट के टाइम पे खाने की और चीजों की। तो तब उसको अपनी वाइफ की याद आई कि भाई मैं तो वाइफ के बिना चल ही नहीं सकता।
तो भगवान के रियलाइज कराने के बड़े तरीके, अगर आप अपनी ड्यूटीज भूल जाते हो तो। एंड देन ऑल्सो उसकी वाइफ ने पता चला कि किसी तरह से अपना गोल्ड बेच के घर चलाया, मतलब जो बच्चे को पढ़ाना था जो भी था, एंड उधर उसके हस्बैंड ने गोल्ड खरीदा खुद के लिए कुछ पहनने का, तो वो भी गवर्नमेंट में अटक गया। ही ट्रैवल्ड एंड किसी कस्टम में वो अटक गया, एंड देन वो पड़ा रहा 4-5 महीने वहां पे। फिर जो भी इसको कष्ट हुआ, इसकी वजह से उनका पैचअप हुआ, वाइफ से दोबारा से बातचीत हुई और साथ में रहे। तो ये देखिए भगवान की लीला कि वाइफ के ही किसी कांटेक्ट से उनका वो रिलीज हुआ फिर गोल्ड। तो कहने का मतलब यही है कि आप अपनी ड्यूटीज को निभाते जाइए, भगवान पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आप भगवान पे ट्रस्ट कर लेंगे ना, तो आई एम टेलिंग यू, एक चीज भी ऐसी नहीं मिलेगी आपको कि आप कंप्लेन कर सके लाइफ में। कहते हैं कि अगर आपकी पत्नी खुश है तो आप घर में समृद्धि आती है। यस, बिल्कुल। हर वैसे तो हर इंसान, पत्नी क्या बच्चा भी, एक दूसरे से सब खुश रहते हैं तो समृद्धि आती है। बट हाँ, पत्नी क्या होती है, लक्ष्मी क्यों बोला गया, हर चीज का एक रिलेशन है। क्योंकि जब पत्नी होती है, अगर वो खुश रहती है दिल से, अगर आप क्या खुश रहने के लिए चाहिए, उससे मीठा बोल लीजिए, उसकी हर जरूरत पूरी कर दीजिए जो उसको चाहिए, क्या वो कर लेगी इससे ज्यादा। तो वो खुश रहती है तो आपकी डायरेक्टली बिजनेस और जॉब, जो भी आप करते हैं बिजनेस या जॉब, वो डायरेक्टली उसकी खुशी से कनेक्शन है उसका। ये स्विच यहाँ पे है। अगर आप सोचते हैं कि मैं बिजनेस में पैसा डालूंगा तो बिजनेस बढ़ेगा, नहीं। ये ग्रह भी ऐसे होते हैं। ग्रह कब देते हैं, जब वीनस अपनी वाइफ को बोलते हैं ग्रह एस्ट्रोलॉजी में। हाँ। तो वीनस को आप खुश कर दीजिए, वीनस ग्रह खुश हो गया तो उधर से पैसा उधर बढ़ गया, पैसा तो उधर बढ़ेगा। आप सोचोगे इधर पैसा डालूंगा तो इधर बढ़ेगा, नहीं नहीं, स्विच कहीं और दिया है भगवान ने। हर चीज का लिंक है। इसलिए आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में समय समय पर कोई न कोई ऐसे तीज त्योहार आ जाते हैं कि वाइफ को गिफ्ट देने की परंपरा है। जी और शायद ये इसीलिए है कि इस तरह से आप अपना शुक्र मजबूत कीजिए। जी, थोड़े थोड़े गिफ्ट देने से ना औरतें खुश हो जाती है। औरतों में क्या होता है, इमोशंस ज्यादा होते हैं। आदमी में ईगो होता है, जैसे औरतों में इमोशंस होते हैं। तो थोड़ी थोड़े से उनको छोटे छोटे गिफ्ट देने से वो खुश हो जाती हैं। तो इसीलिए परंपरा है कि उनको एक साड़ी दे दी, उनको कुछ गिफ्ट दिला ये दिया। सारे जितनी फेस्टिवल तुम देखो, चाहे वो दिवाली हो या वो तीज हो या वो करवा चौथ हो, वाइफ को देने की परंपरा है। और इसके कपड़े पीछे यही लॉजिक हो। और कपड़े देने की परंपरा। अब आप देख लीजिए, किसी भी वुमन को, वाइफ को आप अपने कपड़े दिलाइए, कितनी खुश होती है। कपड़े लेती हर औरत खुश हो जाती है। नहीं, आज के कपड़े नहीं चाहिए, आजकल तो उनको डायमंड चाहिए, सॉलिटेयर चाहिए। हम कपड़े से बात बहुत आगे बढ़ गई है। नहीं, फिर भी एक जनरल आप कपड़े से भी खुशी आती है। कपड़े तो वो खुद खरीद लेगी। अच्छा, ये पत्नी को जो गिफ्ट देते हैं पति, तो क्या गिफ्ट देना चाहिए पत्नी को जिससे कि उनका शुक्र मजबूत। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने अभी डायमंड वगैरह की बात भी की थी, उसके साथ ही रिलेट भी हो जाएगी। तो कपड़े तो देखो शुक्र का प्रतीक है ही, साथ में डायमंड्स भी शुक्र का ही प्रतीक है। वीनस का जो साइन है वो डायमंड है, तो आप पत्नी को डायमंड दे सकते हैं। गोल्ड जुपिटर का प्रतीक है, गोल्ड देते हो तो आपके घर में शांति बनी रहेगी, क्योंकि विजडम आती है उससे। तो आप गोल्ड दे सकते हो, डायमंड दे सकते हो, क्लोथ्स दे सकते हो, जो भी ये चीज। और चांदी भी बहुत अच्छा है वाइफ को देना, उससे भी शीतलता आती है। तो आप, मून का भी प्रतीक होता है, तो चांदी दे सकते हो। तो ये ज्वेलरी है ना, ये औरतों के पहनने के लिए ही बनी है, और ये औरत को, हर किसी औरत को बहुत प्यारी होती है। तो जब आप ज्वेलरी देते हो उसको, तो वो बहुत खुश होती है और वो दिल से ब्लेसिंग्स देती है। जब औरत देती है तो दिल से ब्लेसिंग्स देती है। औरत के पास इतना प्यार है देने के लिए कि इफ यू जस्ट गिव हर स्मॉल थिंग्स, शी विल जस्ट गिव हर होल वर्ल्ड टू यू। सो यू शुड कीप ऑन गिविंग हर गिफ्ट स्मॉल स्मॉल, एंड यू विल स्टार्ट टू सी द प्रोग्रेस इन योर ओन बिजनेस। हाँ, मतलब इससे लग्जरी आएगी आपके घर में। आपके पास इकट्ठा करने से नहीं बढ़ता, आपका देने से ही बढ़ता है। ये एक रूल समझ लीजिए। नहीं, ऐसे भी कहा जाता है कि आप जितना देते हो उतना आपके पास, लक्ष्मी जो होती है वो आप दीजिए, तभी आपके पास वापस आएगी। यस, एक सर्कल है, ये चलता रहता है। आप जितना देते हो, इवन आपको दान भी करते रहना चाहिए, आपको नीडी को हेल्प भी करनी चाहिए। जितना आप देते हो उतना बढ़ता रहता है। अगर आप ये सोचें कि हमारे को इकट्ठा करेंगे तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उससे बदबू आने लगती है। जो इकट्ठा करते हैं ना लोग, उनका पैसा या तो कोई उनका नौकर खा जाता है या उनके हॉस्पिटल बिल्स में चला जाता है, और जो लोग इंजॉय कर लेते हैं वो बस खुश रह जाते हैं। कहते हैं कि आप किसी भी तरह की समस्या से अगर गुजर रहे हैं तो आप भगवत गीता पढ़िए, उसमें आपकी हर समस्या का सोल्यूशन है। जी, ये एक ऐसी बुक है जो समय से परे है और हर काल में इसका उपयोग होता है। हर काल में ये मतलब मान्य है, इसमें हर काल का सॉल्यूशन है। अभी भी अब पढ़ेंगे, सतयुग में पढ़ते, किसी भी युग में पढ़ते, इस किताब में सॉल्यूशन है हर चीज का। जैसे कि हर इंसान, 18 अध्याय हैं गीता में, उसमें से किसी ना किसी अध्याय में अटका हुआ है, अगर आप देखोगे तो
तो जैसे कि ज्यादातर लोग, मैं बोलूंगी 70-80% तो पहले अध्याय में ही अटके हैं। पहला क्या है, विषाद योग, कि इसने मुझे ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, इसने ये क्या कर दिया मेरे साथ, वो क्या कर दिया। सब लोग इसी में अटके हुए हैं कि इसने क्यों ऐसा बोल दिया मुझे, उसमें क्यों ऐसा बोल दिया। इससे आप आगे बढ़ो विषाद योग से, तो फिर दूसरा अध्याय सांख्य योग का आएगा। तो जब आप अपना कर्तव्य अच्छे से पूरा करोगे तो आप उस अध्याय से आगे बढ़ोगे, पूरे अध्याय कर लोगे जिंदगी में भी पूरे, तभी तो आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। फिर तीसरा अध्याय कर्म योग का आ जाता है, तो वही कर्तव्य के बाद अपना कर्म करते चलो। वही जो मैं बात बोल रही हूँ, यहाँ पे आप अपने पे फोकस करो। इस लाइफ में जब आ गए हो, कर्म करते चलो, कर्तव्य करते चलो, लेकिन आपका फोकस क्या होता है, इसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं नहीं करूंगा। हाउ आर यू डिपेंडेंट विद हर, कि आप नहीं करोगे, आपको वो रिश्ता किसी रीजन से मिला है। अब आपकी ड्यूटीज फिर से अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो यू आर कैरिंग अनदर बर्डन विद योरसेल्फ। जो लाए हो वो तो है, उसको रिलीज तो नहीं कर रहे हो, उसके साथ दूसरा एक थैला और उठा लिया आपने नेक्स्ट लाइफ में ले जाने का। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो। गीता यही सिखा रही है। 3 अध्याय भी आप देख लो तो इनसे आप आगे निकल गए ना, तो चौथे में पहुंचोगे। ये 3 अध्याय निकाल दोगे तो आप अपना कर्तव्य करते चलो, कर्म करते चलो, और तो आप आगे बहुत बढ़ जाओगे। लेकिन यहाँ पे नहीं अटकना है कि वाइफ ने गलत बोला तो मैं नहीं करूंगा, ससुर ने गलत बोला तो मैं नहीं करूंगा, मम्मी ने बोला तो नहीं करूंगा। वो सबको बोलने दीजिए, वो उनका कर्म है, वो ले जाएंगे। आप करिए जो आपको उचित लगता है उस वक्त करने के लिए। एक टाइम था कि लोग एक एज के बाद गीता रामायण पढ़ना शुरू कर देते थे। आज लोग सांसारिक चीज़ों में इतना लिप्त हो गए हैं, और सोशल मीडिया और ये, कि मैंने मतलब एक एज के बाद, कहते हैं ना कि 50-60 के बाद आप धर्मशास्त्र पढ़िए, ये पढ़िए। लेकिन आजकल लोग नहीं पढ़ते। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लोग भूल गए हैं कि एक दिन यहाँ से जाना भी है? हाँ, बिल्कुल, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट आपने बोली। धर्मशास्त्र तो ख़ैर पढ़ना भी चाहिए या सुन लेना चाहिए संत को जाके। देखिए, मैं ये बात बोलना चाहती हूँ दैट योर टाइम इज़ वेरी लिमिटेड ऑन दिस प्लैनेट। दो इट सीम्स दैट इट इज़ वेरी मच, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, ये लगता है ऐसा, बट वी हैव वेरी, वेरी लिमिटेड टाइम ऑन दिस प्लैनेट एंड वी शुड प्लान आवर टाइम वेल। वी शुड प्लान आवर टाइम कि हमें क्या-क्या करना है इस टाइम में, क्योंकि वन डे वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस प्लैनेट। वी आर नॉट हियर फॉरएवर, वी हैव कम हियर फॉर सम पर्पस, राइट? सो वी शुड ट्राई टू रियलाइज व्हाट इज द पर्पस वी हैव कम। एक तो मैंने बताई दी, अपनी ड्यूटीज तो करते ही चलो, एक दूसरे पे डिपेंड मत रहो कि ये ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा करूंगा। आप अपना काम करते चलो जो आपका है। दूसरा, रियलाइज योर पर्पस, व्हाई यू हैव कम। तीसरा, डू द सर्विस। सर्विस जितना करते हैं उतना हमारा कर्म का बोझ कम होता है। तो आप इस लाइफ में बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हैं, ये याद रखिए। एंड प्लान योर टाइम वेल एंड फाइंड द पर्पस एंड कीप डूइंग योर ड्यूटीज। कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाना है। फिर यहाँ पैसे कमाने की इतनी धुन क्यों लगी हुई है, जिसके पीछे लोग सब कुछ भूल गए हैं, अध्यात्म भूल गए हैं, वे ऑफ लिविंग भूल गए हैं। ऐसा बोला जाता है कि हाफ ऑफ द लाइफ यू अर्न वेल्थ एंड losing your health, and another half of the life you try to gain back that health by losing all that money which you have earned, but still you are not able to gain back your health. So this is not economical. So देखिए, वो लोग भूल रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट ट्राइंग टू अचीव समथिंग। उनको ये लग रहा है कि यही दुनिया है, ये मटेरियल वर्ल्ड ही दुनिया है। दे डोंट नो कि यहाँ से एग्जिट होना है, वी हैव कम हियर फॉर सम टाइम। इसको विजडम कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस मटीरियलिस्टिक। उनको लगता है कि खाना, सोना और काम करना ही दुनिया है पैसे कमाने के लिए। बट खाना, सोना और काम करने के अलावा आपको रियलाइज करना एक बड़ी बात है, पर्पस ऑफ लाइफ। क्योंकि जब हम यहाँ से लेके जाएंगे, जैसे हम दूसरे कंट्रीज में भी जाते हैं, तो देयर इज अ करेंसी विच वी हैव टू टेक। तो ऐसे यहाँ से अच्छे कर्मों की एक करेंसी है जो हम ऊपर ले जा सकते हैं। जितना अच्छा हम कर्मा यहाँ पे करके जाते हैं, उतना ज्यादा वहाँ पे एनकैश होता है हमारा तो किस कर्मा। तरह का कर्मा? कोई भी आप सेवा कर सकते हो। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ गई। जैसे एक पर्सन था, उसने बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, इतना पैसा दैट ही हैज बिकम सो रिच। बट उसको फिर एक इतनी बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर। उसको कैंसर हो गया और उसको डॉक्टर्स ने कहा तुम 1 या 2 महीने से ज्यादा नहीं जियोगे, शायद 1 महीना या 2 महीना था। तो उसने सोचा, अरे मैं अब इतने पैसे का क्या करूंगा, मैंने तो बहुत पैसा कमा लिया, मैं जीना चाहता हूँ, बट यू नो लाइफ इज लाइक दैट। यही मैं बताना चाह रही हूँ, उसको नहीं था टाइम। तो उसको कहीं से ज्ञान आ गया, वो भगवान से प्रार्थना करा कुछ तो भगवान तो हमेशा हमारे लिए है ही, सहायता करने के लिए। तो जैसे ही उसने प्रार्थना करी तो उसको ज्ञान आ गया
कि मुझे सेवा करनी है। तो व्हाट ही डिड, जब वो हॉस्पिटल बेड पे था, वहीं से सोए सोए उसने इंस्ट्रक्शन दिए अपने वर्कर्स को कि हॉस्पिटल्स बनाओ खूब सारे। तो उसने कम से कम 80-90 हॉस्पिटल्स बनाए जहाँ फ्री इलाज होगा कैंसर का, जो उसको खुद बीमारी थी, वहाँ फ्री इलाज करवाया। तो इतने लोगों की उसने दुआएं गेन कर ली कि ही इज 90 टुडे एंड इज स्टिल अलाइव। वो नहीं मरा, बिकॉज दिस इज हाउ यू डू सेवा। ये करेंसी विच ही विल टेक आफ्टर डेथ ऑल्सो। और यहाँ भी उसने अपना जीवन खरीद लिया। तो आप पैसे से नहीं खरीद सकते ये सब। यू हैव टू अर्न दैट करेंसी विच वर्क्स विद हिम। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, उनका कहना है कि कई बार हमारे पास ऐसे केसेज आ जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। ऑलरेडी वो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद वो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। फिर वो कहती हैं कि जिससे मेरी शादी हुई ये मेरा सोलमेट नहीं है, वो जो बंदा है वो मेरा सोलमेट है। तो इसके रेमेडीज के लिए लोग आते हैं। तो आप ये बताओ, क्या ऐसा होता है क्या कि सोलमेट कोई और? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, सोलमेट एक वो इंसान है जो आपको बिना बोले समझ जाए। हम्म, और वो कोई भी हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, फादर मदर, कोई भी हो सकता है। सोल मतलब जिससे आपकी सोल का जुड़ाव होता है, और भगवान ये सबको देता है। आप ऐसी बुक्स में भी पढ़ सकते हो, जैसे डॉक्टर ब्रायन विस की बुक है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ओनली लव इज रियल। ओनली लव इज रियल बुक सेज ऑल दीज थिंग्स दैट यू विल ऑलवेज हैव इन वन। एवरी लाइफ टाइम में आपको एक सोलमेट भगवान देके भेजता है इन द फॉर्म ऑफ एनी वन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज हर सिस्टर एज अ सोलमेट। I have a son as a soulmate. So everybody has a soulmate in any form. अब जो लोग कह रहे हैं, जो आपकी बात पे आ जाए, तो लोग सोचते हैं अच्छा अच्छा वो गुडी गुडी रिलेशनशिप शुरू में लगता है, वो तो लगता है ये तो मुझे समझता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर उस इंसान को जिसको वो बता रही हैं 30 साल 40 साल उसके साथ बिता ले, तो वो उसको भी डिस्कार्ड कर देंगी और बोलेंगी ये मेरा सोलमेट नहीं है। तो दिस इज फनी, बट आई विल से इवन द शास्त्रास ऑल्सो से द कमिटमेंट कम्स इन प्रायोरिटी। अगर आप मैरिड हैं, आपका कमिटमेंट है फॉर योर हस्बैंड एंड योर किड्स, then if you fulfill your commitment and duties, you will achieve the highest of the things. But if you do this and that, you will not achieve anything, zero. और हाईएस्ट थिंग्स कमिटमेंट से अचीव होती है। लाइक अ सीईओ हैज अ कमिटमेंट टुवर्ड्स अ कंपनी। इमेजिन वो बोले नहीं मुझे तो दूसरी कंपनी दे रही है, विल ही बी अ सीईओ? उसको कोई कोई जॉब नहीं देगा उसके बाद। सो ही इज कमिटेड टू सम थिंग्स, दैट्स व्हाई ही इज अ सीईओ। अगर उसकी सेक्रेटरी भी है, वो भी कहीं और बोले मैं तो दूसरे के साथ ही काम करूंगी, इसकी मैं सेक्रेटरी नहीं बनूंगी, तो उसको भी कहीं जॉब, मतलब जीरो पे। एटलीस्ट वो कहीं है, वो जीरो पे आएगा सीधे। लोग आजकल सोशल मीडिया पे सोलमेट ढूंढ रहे हैं। सबको कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि यार, ये जिस रिलेशन में हम हैं उससे उनको खुशी नहीं मिल रही है, तो सबके सब सोशल मीडिया पे सोलमेट ढूंढ रहे हैं। देखिए, खुशी जो होती है वो कैसे मिलती है, वो सिर्फ आप खुद ही खुद को खुशी दे सकते हो। नो बडी। इफ यू विल ऑलवेज लुक फॉर हैप्पीनेस इन अदर्स, कि दूसरा मुझे आके पूरा करे, दूसरा मुझे खुश करे, तो यू विल नेवर फाइंड हैप्पीनेस। आप खुद को ही खुद खुश कर सकते हो इफ यू कैन फाइंड हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ। आप सोचिए, आप खुद की कंपनी में इतना बोर होते हैं, तो जब दूसरा आपके साथ बैठता होगा वो कितना बोर होता होगा आपसे। फर्स्ट यू शुड लर्न टू लिव हैप्पीली विद योर सेल्फ। आप देखिए, आजकल लोगों का फूड हैबिट्स इतनी गंदी है। आप जितना नेचुरल फूड खाते हैं जो कि अर्थ से आता है, मदर अर्थ से, तो आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है। लाइक लौकी की सब्जी या ग्रीन वेजिटेबल्स जो हम कहते थे, उससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। जब हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है, जिसको हम लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं, तो हम खुश रहते हैं। हम खुद के साथ खुश रहेंगे तो हम किसी और से हैप्पीनेस नहीं ढूंढेंगे। लेकिन हम क्या आता है, हमारी प्राण शक्ति लो चली जाती है क्योंकि हम नेगेटिव बात करते हैं, खाना नहीं खाते। जब हमारी खुद की प्राण शक्ति लो चल जाती है, तो हम दूसरे के प्राण खाना शुरू कर देते हैं कि अब हमें खुशी दो, खुशी दो। क्यों खुशी दे कोई तुमको? यू लर्न टू बी हैप्पी बाय योरसेल्फ। क्लियर योर डाइट, वर्क आउट एंड जस्ट बी इन ग्रैटिट्यूड, कनेक्ट विद द हायर एनर्जी योरसेल्फ, यू कैन डू इट। सो ये जो है, ये ढूंढने वाला ही गलत है पहली बात तो। क्योंकि आप क्यों ढूंढ रहे हो? व्हाई कांट यू मेक योरसेल्फ हैप्पी? फिर तो आपको जो आना है अपने आप आ जाएगा, बिकॉज यू विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट द राइट पीपल। पहले तो ढूंढने वाला ही गलत है, फिर मिलता भी इनको नहीं, इन्हीं की एनर्जी का है। और फिर ब्रेक ऑफ भी इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये बैकबोन ही नहीं है इसमें कुछ। हाँ। तो फिर ये फनी, और इसको जोक ही बोल सकती हूँ मैं तो, इट इज जस्ट अ जोक। जो घर का जो वास्तु होता है, ये भी क्या रिलेशनशिप को प्रभावित करता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हर डायरेक्शन है। देखो, घर इज अ प्रोटेक्शन फॉर यू। जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, घर इज ऑल्सो अ देवता, वास्तु देवता, जो आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जब आपको प्रोटेक्ट करके रखता है, तो इस देवता की भी एक डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में ये खड़ा होता है,
किस डायरेक्शन में बैठता है, तो एक तरफ इसका सर है, एक तरफ पाँव है, तो उसी हिसाब से हमको डायरेक्शंस बनानी, घर की रूम्स और चीज़ें बनानी चाहिए। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट हमेशा हम भगवान की डायरेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका सर उधर होता है, तो वहाँ पे बैठ के हमें बहुत थॉट्स अच्छे आते हैं, हमें ध्यान बहुत अच्छा लगता है। तो वी शुड ऑलवेज मेक आवर टेम्पल, मेडिटेट देयर। क्यों ड्राइंग रूम वहाँ बनाते हैं? बिकॉज़ वी कैन टॉक समथिंग जिसमें कुछ रिजल्ट आए, रिजल्ट ओरिएंटेड बात हो जाती है। तो इसलिए वास्तु घर के इतना इफ़ेक्ट करता है कि अगर आपने एक डायरेक्शन में गलत किया, फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट डायरेक्शन इज़ फॉर ग्रोथ। अगर आपने वहाँ पे बना दिया टॉयलेट, सो आप मर्सिडीज़ में चल रहे हो और आप बोलोगे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कुछ भी करने के लिए। तो कुछ भी आप काम कर लो, आपको लगेगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, या कोई वापस ले जाएगा वो पैसे जो आपको दे गया, या मतलब सांप सीढ़ी की तरह आप ऊपर चढ़ोगे फिर गिर जाओगे। तो आप डायरेक्शंस का अगर गलत इस्तेमाल करते हैं, अगर गलत जगह पे गलत चीज़ें करते हैं, तो डेफ़िनेटली यू विल फॉल डाउन। आपको बहुत ज़रूरी है वास्तु देख के घर बनाना। और ये भी इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी किस्मत में होता है कि कैसा घर आपको मिले आपके चार्ट में, लेकिन हर चीज़ वैसे ही रिज़ॉल्व होती है सिर्फ़ प्रार्थना से। अगर आप बहुत ग्रैटिट्यूड रहते हैं, कंप्लेन कम करते हैं, आपकी लाइफ़ और लोगों की लाइफ़ से मच बेटर होगी, आप देखिएगा। और जो लोग कंप्लेन ही करते रहते हैं, उनको क्या ही मिलेगा? वो सेम एनर्जी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वास्तु आपके हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, आपके करियर को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी समाज में रिस्पेक्ट को, और वेल्थ को डेफ़िनेटली, बच्चों को, रिलेशनशिप्स को। अच्छा, ये आजकल डेस्टिनी नंबर ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, तो ये डेस्टिनी नंबर का क्या रोल है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका चार्ट क्या कहता है। बाकी नंबर्स की बहुत ज़्यादा इसमें हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, बट हाँ, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, बिकॉज़ नंबर्स हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी से, तो वो उसके हिसाब से सब कुछ आप नहीं कर सकते, डेस्टिनी नंबर ये है, वो है। आपका जो चार्ट और प्लैनेट्स किस तरह से प्लेस्ड हैं जब आप बॉर्न हुए, वही एक मेन एंशिएंट साइंस है। नंबर्स बहुत ज़्यादा हमें महत्व नहीं रखते हैं, बट आप थोड़ा बहुत लाइटली उनको यूज़ करके देख सकते हो। जैसे कि आप देखोगे 1 नंबर लीडरशिप का है, 2 नंबर इमोशंस का है, 3 नंबर विज़डम का है, तो आप ऐसे देख सकते हो, 4th नंबर राहु का है। ये छोटा-मोटा ज़रूर आपको इफ़ेक्ट करता है, तो आप थोड़ा-मोड़ा इसको देख के कर सकते हो, बट आप अगर लार्ज स्केल पे देखो तो यू हैव टू चेक द प्लेसमेंट ऑफ पोज़ीशंस एंड व्हाट कर्मास यू हैव डन, बिकॉज़ कर्म प्रधान है। दुबई के लोगों की जो एस्ट्रोलॉजी में जो इंटरेस्ट है और जिस तरह के लोग वहाँ का परिवेश है, उनका रहन-सहन है, और इंडिया में, दोनों में क्या डिफरेंस दिखता है आपको? रहन-सहन और वो तो सब कुछ अलग हो ही जाता है कंट्री वाइज़। मैं और भी कंट्रीज़ में रही, अफ्रीका में, तो अफ्रीका में अलग तरीका वेशभूषा है, और दुबई में अलग तरीके की वेशभूषा है। बट एक चीज़ देखिए, सब में कॉमन है, इमोशंस। वो सब में कॉमन होती है, प्रॉब्लम्स एंड इमोशंस। हर जगह सेम तरह की प्रॉब्लम्स हैं, सेम तरह के इमोशंस हैं। कुछ लोग दिखाते ज़्यादा हैं कि चमक-दमक है, बट अंदर सबको तकलीफ़ है। कोई भी इस प्लैनेट में ऐसा नहीं है जिसको तकलीफ़ नहीं हो। कोई ना कोई, कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो फ़र्क तो सिर्फ़ यही है कि वेशभूषा का ही अंदर से हम सब एक ही हैं। आजकल ये घर-घर की कहानी है कि हस्बैंड वाइफ में पट नहीं रहा है, और ये 40 क्रॉस करते-करते ज़्यादा हो जाता है। हुँ। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? घर-घर में ये कहानी है आज की डेट में, सही है, क्योंकि लोग कमिटमेंट भूल गए हैं। लोग वही जो मैंने अगेन पहले बात की, ड्यूटीज़ की, लोग अपने कर्तव्य और कमिटमेंट को भूल चुके हैं। लोगों को नई-नई चीज़ों में दिमाग लगता है कि ये अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा है, और शुरू-शुरू में सब अच्छे से बात कर लेंगे, लेकिन 10 साल के बाद में भी वो सेम चेहरा देख-देख के बोर हो गए हों, या सेम बातें कर-कर के बोर हो गए हों। लेकिन वही बात है, जहाँ पे आपने कमिटमेंट लूज़ किया, वहाँ पे आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलता, यू विल नॉट गेन एनीथिंग। और वो रियलिटी नहीं है। अगर आपने किसी से कमिटमेंट किया है लाइफ में, और आप उसके प्रति अपनी ड्यूटीज रखते हो, तो आपको ज़रूर कुछ मिल जाएगा। वरना लाइफ में आप 10 जगह चले जाओ, आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। तो लोग जो जा रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, रिमेंबर, वही अगर आप गीता की अगर ध्यान से पढ़ो इस युग में, तो वही कहते हैं कि अर्जुन को भी, कि तुम अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। तो आप ही खुद ही एनालाइज़ कर लीजिए कि आपका कर्तव्य किसी नए की तरफ है, कि आपका कर्तव्य आपके हस्बैंड और बच्चों की तरफ है जो आपको ऑलरेडी मिल गया है। तो आप अगर उसके उस गीता के हिसाब से भी चल लो, या आपके कर्तव्य को भी जान लो, या मेबी आप अपनी पास्ट लाइफ भी करा लो, जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको इस इंसान की सेवा करके और मुक्ति मिलनी थी, लेकिन अब आपने सेवा में इंटरप्शन डाल दिया, नहीं किया, तो अब आपको मुक्ति मिलेगी क्या? नहीं, आपको एक्स्ट्रा बर्डन और मिल जाएगा, और आप अगले जन्म में एक्स्ट्रा बर्डन कैरी करोगे। तो नाउ यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट।
आज के लोगों को ब्रेकअप बहुत जल्दी हो जाते हैं, किसी के साथ कमिटमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, मतलब हर कुछ दिन के बाद ब्रेकअप हो गया, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो इसका इसका क्या रीज़न हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत ही गलत बात है जिसको मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, नेचर जैसे सेंसिटिव होता है, नेचर आपको वो सब देता है जब आपको वो सब चाहिए। तो नेचर इज़ इंटेलिजेंट ऑल्सो एंड नेचर इज़ सेंसिटिव ऑल्सो। वैसे आजकल ना लोग सभी चीज़ों को वस्तु समझने लग गए हैं, इंसान को भी। वो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं रह गए हैं। एंड सेंसिटिविटी इज़ अ नेचर ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप सेंसिटिव होंगे। मूर्ख लोग सेंसिटिव नहीं होते। तो वो कभी भी वस्तु नहीं समझेंगे। जो इंटेलिजेंट है ना, वही फील कर पाता है, जो आपने बोला सपने में हर किसी को नहीं आते। तो जो इंटेलिजेंट है उसी को सपने आएंगे, उसी को सेंस होगा चीज़ों का, और वही पर्सन सेंसिटिव भी होता है एंड वो इंटेलिजेंट भी होता है। स्पिरिचुअल पीपल को हम इंटेलिजेंट बोलते हैं। मूर्ख लोग नहीं स्पिरिचुअल होते, वो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में ही अटके रहते हैं। जैसे हमारे 7 चक्रा होते हैं ना, वो लोअर चक्रा पे ही अटके रहते हैं कि मटेरियल मटेरियल मटेरियल, वो कभी ऊपर बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो वैसे ही वो लोग वस्तु समझते थे, उसने यूज किया और उसने छोड़ दिया। हैड ही बीन सेंसिटिव, अगर वो होता इनसेंसिटिव, तो वो समझता कि अरे मैं ब्रेक ऑफ कैसे कर सकता हूँ इंसान से, जिसको मैंने 10 बातें अच्छी बोली, जिससे मैंने दिल लगाया, अब मैं उसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। बट क्योंकि वो सेंसिटिव ही नहीं है, वो इंटेलिजेंट ही नहीं है। आई एम रिलेटिंग इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिविटी बिकॉज इट इज रिटन ऑल्सो इन बुक्स। सो इफ ही इज नॉट सेंसिटिव, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई ही इज लिविंग, बिकॉज ही इज थिंकिंग एज अ थिंग, ही इज नॉट थिंकिंग एज अ ह्यूमन। तो जो वस्तु की तरह समझ रहा था आपको, वो छोड़ के चला गया। तो जिनके भी ब्रेक ऑफ हुए हैं, जस्ट बी ग्रेटफुल कि आपको किसी ऐसे बेवकूफ इंसान ने छोड़ दिया। नाउ मीट विद इंटेलिजेंट एंड सेंसिटिव पर्सन। इसलिए आजकल ट्रेंड कर रहा है। पहले आईक्यू माना जाता था कि जिसका आईक्यू सबसे ज़्यादा है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे। आजकल माना जाता है जिनका ईक्यू, इमोशनल कोशेंट जिनका ज़्यादा है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जा रहे हैं। या दैट्स व्हाई मैंने और बोला आजकल बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जो इमोशनल कोशेंट जिनका ज़्यादा है, उन्हीं को हायर कर रही हैं। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि जो सेंसिटिव है वही इंटेलिजेंट है। ये उसी ये कॉन्सेप्ट पे ये है। इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया नेचर का। नेचर इज इंटेलिजेंट, हुँ। नेचर इज सेंसिटिव, इट नोज व्हेन टू गिव व्हाट। मदर अर्थ, यू कैन सी, if nature will not be intelligent, it will not be sensitive, then you cannot walk on normally on this. वो ग्रेविटेशनल फोर्स हटा देगी, कुछ भी करेगी, बट इट इज सेंसिटिव। सो इस तरह से अगर लोग भी सेंसिटिव होंगे तो इंटेलिजेंट होंगे। एंड सेकंड थिंग, प्यार में होती है विजडम। अगर विजडम इज द बैकबोन इन एनी रिलेशनशिप इन लव। अगर आपके पास विजडम नहीं है रिश्तों में, किसी भी रिलेशनशिप में, तो इट इज अ बोनलेस, बैकबोनलेस। अगर जिसकी बैकबोन नहीं है रिश्ते की, तो वो चल सकता है क्या? और जहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, वो चल सकता है क्या? नहीं। लोग ये सब चीज़ें देखते ही कहाँ हैं। लोगों को लगता है इसने 2 मीठी बात कर ली, तो चलो इसके साथ रिलेशनशिप कर लो। इतना जल्दी करते हैं, लेकिन उनके आप चेहरे देखो, कितने उदासीन होते हैं। जो लोग मल्टीपल अफेयर कर लेते हैं, 10-10 लोगों के साथ चलते रहते हैं, आप उनके चेहरे देखो, कोई चेहरे इतने ड्राई लगते हैं, कभी कोई खुशी दिखती है क्या उनके चेहरे पर? और वहीं आप एक इंसान का चेहरा देखा जो है अच्छा, बैकबोन, जिसके पास विजडम है, बैकबोन है, सेंसिटिव है, उसका चेहरा देखो, जो एक इंसान के प्रति वफादार है, खिला रहता है, खिला रहता है चेहरा। दे हैव स्पार्क इन देयर आईज, दे हैव ग्लो ऑन देयर फेस। और वहीं आप उनके देखो, वो इतने थके हुए, ड्राई फेस, ऐसे लगता है कि क्या पता नहीं क्या हो गया है इनको। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग चेंजेस इन द बॉडी। चलिए, थैंक यू सो मच बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मुझे इतनी सारी जानकारी शेयर करने का मौका मिला। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ तो लोगों की लाइफ इससे चेंज होगी और लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करके अपने कमिटेड रिश्तों को निभाने की कोशिश करेंगे और इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करेंगे, लाइक मदर अर्थ एंड डिवाइन, एंड अपनी एनर्जीज को हाई रखने की कोशिश करेंगे, सो दैट दे डोंट नीड टू डिपेंड ऑन समवन टू मेक देम हैप्पी।